साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, इन दिनों मैंने देखा है कि जो व्यापारी लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए नहीं कि व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा, पर इसलिए कि उनके सेविंग खाते जो हैं वो फ्रीज़ हो गए हैं केवल एक गलत एंट्री के कारण। अब खाता सीज़ हुआ तो हुआ, पर खुलवाए कैसे प्रोसीजर मालूम होता नहीं है। इधर से उधर जो है भागते रहते हैं, कंप्लेंट जो है करते रहते हैं, बट इसका कोई एफिशिएंट रिज़ल्ट जो है हमें मिल नहीं पाता। अंतोगत्वा सिर दुखता है, फिर कहते हैं भाड़ में जाए, हमें तो खाता खुलवाना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। देखो, जो भी स्टेप्स हम काम में लेते हैं, अगर वो स्टेप क्लेवर हैं, उन स्टेप को लेने का हमें तरीका मालूम है, तो वहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। किधर हुआ ना आपको। तो जब भी हमारा खाता सीज़ हो रहा है, चाहे वो पुलिस के आदेश से हो, चाहे वो साइबर सेल के आदेश से हो, वो स्टेप्स जो हमें नहीं मालूम, वो स्टेप्स क्या हैं, किस प्रकार लेने हैं, कानूनन उसकी स्थिति क्या होगी और कानूनन हमारे राइट्स क्या होंगे, इन सब को लेकर मैंने आज का ये अध्याय जो है आपको पढ़ाने का सुनिश्चय किया है। तो भाई फटाफट एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, स्टेप बाय स्टेप बातों को नोट करते हुए चलो कि इस तरह की समस्या आने पर हमें करना क्या है। घबराने का नहीं है, घबराना नहीं, काम करा। साथियों, सबसे पहले आप लिखिए ऊपर डेबिट फ्रीज़। डेबिट फ्रीज़ को मैंने चेक किया था हिंदी के अंदर भी, तो डेबिट फ्रीज़ ही मेरे को जो है दिखाई दिया। अब डेबिट फ्रीज़ को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उसके लिए बेटर नाम क्या हो सकता है भाई, कमेंट बॉक्स से वहाँ लिख के बताओ, तो नॉलेज मेरी भी एनहेंस होगी। और इसमें एक वर्ड आता है लीन, LEIN, जिसको बोलते हैं ग्रहणाधिकार, कि ग्रहण कर लिया उसका अधिकार। साथियों, जब भी हम कोई खाता मेंटेन कर रहे हैं बैंक में और उसमें कोई अमाउंट है और गलत अमाउंट जो है खाते में आ गया, तो वहाँ पर बैंक जो है इमीडिएटली खाते को जो है वो फ्रीज़ करता है, जिसको हम कहते हैं डेबिट फ्रीज़। जबकि लीन में क्या स्थिति होती है कि कुछ अमाउंट तक ही बैंक जो है अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, बट रिमेनिंग अमाउंट पर लेन देन पे कोई भी रोक जो है वो नहीं होती है। अब इसको डेबिट फ्रीज़ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको लीन भी कहते हैं, बट टेक्निकली जो अंतर था मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। बट मोटी मोटी बात ये कि डेबिट फ्रीज़ हो चाहे लीन हो, दिक्कत तो हमारे लिए होगी ना भाई। बैंक का जो बैंक मैनेजर वो तो एक कोने में जाके बैठ गया, उसने सामने रख दिया हमारे असिस्टेंट बैंक मैनेजर को। अब उसको पता ही नहीं प्रोसीजर क्या है, तो हम तो बैंक जा रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, बट राइट्स कैसे एक्सरसाइज करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। साथियों, जो केस मैं डिस्कस करूँगा जिसका नाम है यास्मीन बनाम फेडरल बैंक, जिसका फैसला हुआ है 29 मई 2024 को। नोट कर लिया आपने। इस केस में माननीय केरला हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है अपने प्रीवियस जजमेंट को रिलाई करते हुए, और वो गाइडलाइंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस केस में क्या हुआ था कि जो कंसर्न व्यक्ति था उसका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो गया, क्योंकि कंसर्न बैंक को कंसर्न पुलिस के द्वारा रिक्वेस्ट दी गई थी, जिस कारण से बैंक ने उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए अकाउंट को जो है वो फ्रीज़ कर लिया। साथियों, अक्सर जब भी हमारे खाते फ्रीज़ होते हैं तो जो कंसर्न नोडल ऑफिसर है साइबर सेल का, वो हमारे बैंक के साइबर सेल से जो है या नोडल सेल से जो है कम्युनिकेट करता है, और उस कॉरेस्पॉन्डेंस के तहत जो है ये फ्रीज़ लगाया जाता है। ये फ्रीज़ स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, किसी टाइम के लिए भी हो सकता है, किसी राशि के लिए भी हो सकता है, और बाकी अकाउंट पर क्या स्थिति रहेगी, इन सब बारे में जानकारियाँ हो सकती है। बट बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कई बार जब जानकारियाँ नहीं होती हैं तो बैंक भी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस करने में कोई रुचि नहीं दिखाता। बड़ा दुख का विषय ये है कि जो बैंक आपके हितों की रक्षा के लिए बना है, वही बैंक इनके सामने खड़ा हो जाता है, और जैसा ये कहते हैं वैसा बैंक जो है करता रहता है। भाई, बैंक एक एजेंट है आपके और उस सेल के बीच में। वहाँ ड्यूटी क्या बैंक मैनेजर की, सिर्फ दफ्तर में बैठ के चाय कॉफ़ी पीने की ड्यूटी नहीं है बैंक मैनेजर की। उसकी ड्यूटी क्या है कि आपकी ग्रीवेंसेस का सही समाधान करें। पर चूँकि आप वहाँ जाते हो, वर्बली बात करते हो, तो वो भी समझता है ये पागल लोग हैं, आ गए 10 मिनट चिल्लाएंगे निकल जाएंगे, अपना क्या जा रहा है, 10 मिनट सुन लेंगे। और ख़ासकर जो है ना सड़े गले बैंक, जिनको आप जानते हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ तो और भी जो है स्थितियाँ ख़राब है। तो करना क्या मेरे भाई, जब भी अकाउंट आपका फ्रीज़ है या आपके अकाउंट में जो है आपको डेबिट फ्रीज़ का इशू आया है, तो सबसे पहले बैंक को एक ज्ञापन लिखो। ज्ञापन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेवा में श्रीमान ब्रांच मैनेजर, उस बैंक का नाम लिखो, उस बैंक की ब्रांच लिखो, और वो बैंक कहाँ पर है उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो। उसके बाद विषय लिखो कि मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो गया और मेरा अकाउंट नंबर सो एंड सो है। इसके बारे में जानकारी देने हेतु व अग्रिम रूप से कार्रवाई करने हेतु निवेदन है कि मेरा एक खाता है इतने टाइम से है और ये खाता सो एंड सो के नाम पर है, इसका अकाउंट नंबर सो एंड सो है। ये बन गया पैरा नंबर 1। ये खाता जो है वो फ्रीज़ हो गया है, इसकी जानकारी मुझे इस तारीख को हुई, और किस माध्यम से हुई, आपको मेल से हुई या SMS से हुई, उसको स्पेसिफिक कर दें। किधर हुआ। तीसरा पॉइंट लिखें कि आपसे क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुए हैं वो मुझे बताएं, और आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा है,
मैं आपको 2 या 3 दिन में जो ज्ञापन दूंगा उसको फॉरवर्ड करने की जो है कृपा करें। बस ये लिख के उसको अर्जी दियो और 3 से 4 दिन का जो है वेट कर लो। जो भी कॉरस्पॉन्डेंस साइबर सेल ने किए हैं कंसर्न बैंक ने या अथॉरिटी ने करे कंसर्न बैंक ने, उसका डॉक्यूमेंटेशन लियो। उसके बाद करना है कि आपको कि संबंधित जो सेल है उसके नाम जो है ज्ञापन रेडी करना है कि भाई ये जो अमाउंट मेरे खाते में आया है इससे मेरा कंसर्न नहीं था, मैंने इस बारे में कंसर्न पुलिस को कंसर्न बैंक को जो है इन्फॉर्म कर दिया है। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी है तब भी आप इस बात को लिख दो। और अगर आप चाहें तो ये अमाउंट जो है ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये अमाउंट अभी भी खाते में जो है पड़ा हुआ है, मैंने विड्रॉ नहीं किया है और मैं ये अमाउंट जो है लौटाना चाहता हूँ, तो इट विल शो योर बोनाफाइड। इसके अलावा आप क्या व्यवसाय करते हो, आपका पृष्ठभूमि क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, हर एक चीज़ को मेंशन कर दूँ। और एंड में खाता रिलीज़ करने की मांग करो या पर्टिकुलर अमाउंट जो डिस्प्यूटेड है उसकी हद तक लीन की जो है मांग करो। 95% केसेस में जिन्होंने प्रोसीजर लिया उनको राहत जल्दी मिल गई, डिस्पाइट ऑफ दैट 2% जो कि इधर उधर घूम रहे हैं जिनको रेमेडीज़ का पता ही नहीं है। अरे भाई सिंपल प्रोसीजर है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं होती है। तीसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके दिमाग में एक गलतफहमी जो है वकीलों ने भर रखी है कि आपको जो है अरेस्ट कर लेंगे अथॉरिटी वाले, साइबर सेल वाले बड़े दुष्ट हैं और इनके जो है 2 सींग निकले हुए हैं, जाते जो है आपको पकड़ लेंगे और मार डालेंगे आपको। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, वो भी एक अथॉरिटीज़ है। और साइबर सेल में जो बेसिक ऑफेंसेस हैं वो 2 तरह से हैं। एक तो है साइबर पोर्नोग्राफी, वो इश्यूज अभी कम है हिंदुस्तान में, पर सबसे मेजर जो इशू चल रहा है वो है गलत तरीके से अकाउंट में जो है पैसा चले जाना। और मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो है ये हिस्सा हो सकता है, किसी न किसी का अकाउंट था वो फर्दर जो है यूज़ में हुआ, उसके अकाउंट के जरिए जो है आपके खाते में जो है पैसा आ गया गलत तरीके से। तो घबराने का वह नहीं होता है, आप अपनी बात को बताओगे, स्पष्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ट्रांजेक्शन का नेचर ही नहीं मालूम क्यों आया है, फिर आपके लिए दिक्कतें वहाँ पर आ सकती है। और अगर अमाउंट बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा कार्टेल्स में इन्वॉल्व है तो वहाँ पर ईडी भी जो है इन्वॉल्व हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बट इंसेप्शन में कोई गिरफ्तार आपको नहीं करने वाला है और 41A CRPC का लाभ 99% केसेस में मिल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि आपके जो खाते हैं अगर वो लंबे टाइम से बंद पड़े हुए हैं या आप खातों को यूज़ नहीं कर रहे हो या आप लापरवाह हो या आप हर किसी को अपना नंबर दे देते हो, फ़ोन पे गूगल पे का या अकाउंट डिटेल दे देते हो, तो किसी ने गलत ट्रांसफ़र करा दिया तो वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। बट आपको सोर्स ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि ये किसके थ्रू आया है, किसको हमने कहा था और किसने ट्रांसफ़र जो है कराया है। ये बात विशेषता ध्यान में रखना। अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे, रिकॉर्ड नहीं बनाओगे तो यू विल बी इन द हॉट वाटर्स। क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। साथियों इस मामले में जो कंसर्न बैंक था उसने बहुत लापरवाही करी, अंधी लापरवाही। मतलब फेडरल बैंक एक बड़ा बैंक है बट उनसे भी अपेक्षा ये थी कि वो कुछ कॉरस्पॉन्ड तो करते, चुपचाप बैठ गए बिल्कुल हमें तो कुछ करना ही नहीं है। और वही हाल SBI का है, वही हाल IDFC बैंक का है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप अजमेर ब्रांच में जाना वैशाली नगर IDFC में, मतलब वहाँ के जो कंसर्न बैंक मैनेजर हैं, जो कंसर्न डीलिंग पर्सन है, उनको यही तक नहीं पता कि जो कंसर्न क्रेडिट कार्ड है उसमें अमाउंट जमा कैसे होगा, सेविंग खाते से या कंसर्न करंट खाते से। तो क्या हम उम्मीद लगाएं ऐसे बैंकों से जिनको आता पता ही नहीं है। तो इसलिए खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट नहीं हो तो कोई फ़ायदा जो है आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसमें जो कंसर्न बैंक था उसको डायरेक्शंस दिए गए कि आप जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उनसे संपर्क करोगे, उनको कॉरस्पॉन्डेंस दोगे और जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रहा है कंसर्न पिटिशनर वो आप फॉरवर्ड कर दोगे, ताकि स्थिति जो है वो क्लेरिफाई हो सके कि ये फ्रीजिंग जो है पूरे अकाउंट के लिए है या कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए। दूसरी बात, डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है उसकी हद तक हमें लीन करना है या एंटायर खाते पे हमें लीन करना है या डेबिट फ्रीज करना है, ये भी स्पष्ट कर लें। अगर 2 महीने तक कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं आता है कंसर्न साइबर सेल या कंसर्न अथॉरिटी के पार्ट्स पर, तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति अपने खाते को यूज़ कर पाएगा वहाँ ऐसा माना जाएगा कि कोई डेबिट फ्रीज की डायरेक्शंस थी ही नहीं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये करते हैं कि नहीं हमें तो पूरा खाता जो है सीज रखना है और हम जांच कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पीरियड जो है वो है 8 महीने का, उससे ऊपर फ्रीज़ नहीं कर सकते। और अगर 8 महीने में भी जांच पूरी नहीं करते हैं और खाते को ये डीफ्रीज़ नहीं करते हैं सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद में भी, तो वहाँ पर अगर कोई स्थिति या कोई दोषयुक्तकारी साक्ष्य नहीं आती अगेंस्ट पिटिशनर, तो वहाँ पर पिटिशनर जो है मूव करके वापस से इस कोर्ट में आएगा और ये कोर्ट जो है उसको राहत प्रदान करेगी। तो इतना लंबा एश्योरेंस दे दिया कोर्ट ने, तो जब कोर्ट का खुद का एश्योरेंस है आपको तो फिर डरना काहे का। तो जब भी अकाउंट फ्रीज़ होगा तो उस सिनेरियो में घबराने का नहीं है। बीमारी बहुत छोटी है, इधर उधर जाने की बजाय, घूमने के बजाय एक सिस्टमेटिक काम कर लो तो आप खुद ही जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। बट एक सिस्टमेटिक ड्राफ्टिंग आप दोगे तो वहाँ पर काफ़ी जो है काम आपका हो जाएगा। तो आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड बाय लॉ। और जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की या केरला हाई कोर्ट की या डिफरेंट हाई कोर्ट की, उसको रिलाई करते हुए लिखो आप, तो ड्राफ्टिंग का मज़ा अलग ही होता है, ड्राफ्टिंग का बेस जो है अलग ही बनता है। तो इसलिए भाई अब एक वादा और करो कि मैं आपकी इतनी हेल्प करता हूँ,
भाई कुछ लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, बट कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए मैं सारे कंटेंट जो उनको बताता हूँ प्राइवेट कंसल्टेशन में, वही आपको बता रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर लगे। तो मेरी एक आत्मिक एडिशनल फीस है, वो पे कर दो भाई, वो है हनुमान चालीसा। तो नियमित पढ़ा करो हनुमान चालीसा, शक्ति आएगी, अंदर से बल आएगा। और हबड़ तबड़ मत किया करो, जितना हबड़ तबड़ करोगे उतना ही दुख पाओगे। जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, और आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करो। प्रभु राम हमारे साथ हैं, प्रभु हनुमान हमारे साथ हैं, हमने गलत नहीं करा है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। जीवन में कठिनाई किसी की भी आ सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी करके हम अपना काम जो है बिगाड़ दें। जितना सिस्टमेटिक काम होगा उतना ही अच्छा होगा। क्लियर हो गया आपको ये दिक्कत नहीं है अपने को, पक्का ना? तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।